इंडिया वॉइस में हूं आपके साथ प्रियंका। सियासी जंग में सब जायज है। जी हां, बिहार विधानसभा सत्र के दौरान बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बीच हुए जुबानी तकरार के बारे में जिस तरह से पूरा मामला सामने आया, शुक्रवार को आपको बता दें, बिहार विधानसभा सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की ओर से सीएम नीतीश पर व्यक्तिगत टिप्पणी की गई, जिसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि बाहर की सियासत गर्मा गई और सीएम नीतीश इस कदर भड़के कि वो अपना आपा ही खो बैठे और तेजस्वी को सुना डाली खरी खोटी। रिपोर्ट देखिए। बिहार विधानसभा में जब नीतीश कुमार और तेजस्वी आमने सामने आए तो मर्यादाएं तार-तार हो गईं। अगर मुख्यमंत्री जी उनकी वाइफ का अगर चार्जशीट अगर नहीं पढ़े हैं तो हमारे पास है, ये चार्जशीट में उसमें लिखा है कि उनके हस्बैंड भी इन्वॉल्व है। मेरे भाई समान दोस्त का बेटा है, इसलिए हम सुनते रहते हैं, हम नहीं कुछ बोलते हैं। और इसके पिता को किसने बनवाया था? विधायक दल का नेता, ये पता है? दोनों ने एक दूसरे पर जमकर भड़ास निकाली। विधानसभा में ऐसे तो राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी, लेकिन जिस तरह से नीतीश और तेजस्वी के बीच जुबानी जंग चली, उससे ये मामला सियासी कम निजी ज्यादा दिखने लगा। विधानसभा में ही गड़े मुर्दे उखाड़े जाने लगे, सियासी आरोपों को पर्सनल बना दिया गया। फिर क्या था, बिहार का विधानसभा सियासी अखाड़े में तब्दील हो गया। बाद में तेजस्वी और नीतीश ने अपने बयानों पर सफाई दी। प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री तक एक 31 साल के जवान के पीछे, नौजवान के पीछे क्या क्या अमर्यादित बयान नहीं दिया गया है मेरे परिवार के बारे में, मेरा क्या क्या नामकरण नहीं किया, लेकिन फिर भी उन सब को भाव ना देते हुए हम मुद्दों की बात करते रहे और वो लोग मुर्दों की बात करते रहे। हम वर्तमान भविष्य की बात करते रहे, वो लोग इतिहास के बासी पन्ने और भूतकाल की बात करते रहे। हमारा अभी भी मानना है, स्पष्ट मानना है कि जनता का जनादेश जो था वो बदलाव का था और जनता ने जनादेश महागठबंधन को दिया। और ये सरकार की फितरत है कि चोर दरवाजे से, पिछले बार भी है और इस बार भी चोर दरवाजे से है। सबको अपनी बात कहने का, लेकिन असत्य और झूठ इस तरह से बोलना ये अच्छा नहीं लगता। किसी ने कुछ भी कहा उसके बारे में, माननीय विजय चौधरी ने कुछ बात कही, उसके बाद भी कहना शुरू किया कि क्या मामला है, जरा बताइए तो। हमारा क्या चरित्र है ये लोगों को मालूम नहीं है। तो किस किस तरह की बात बोलना, कौन एडवाइजर है, कौन इस तरह की बात करता है, ये बात समझ के परे है। आगे बढ़ना है तो कम से कम व्यवहार सीखना चाहिए ठीक से। इस तरह की बात करने का कोई मतलब नहीं है, ऐसी बात तो वो ठीक नहीं है। इस तरह से ऐसे ही किसी के बारे में कह देना, आप बताइए, आप ही लोग जानते हैं, सब लोगों को पता है। तो इस तरह से ऐसी बातों की चर्चा नहीं करनी चाहिए, असत्य बातों की। हालांकि बिहार विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के आखिरी दिन जो तस्वीरें सामने आई, वो किसी भी मायने में सही नहीं कही जा सकती है, क्योंकि मजबूत विपक्ष के सामने नीतीश का आपा खोना कई सवाल खड़े करता है। आरजेडी इसे नीतीश का अहंकार बता रही है। आपको एक अभी भी वक्त है, आईना देखिए। चार्जशीट पर सिमटने के पीछे बड़ी वजह वो अहंकार, जिसका परिलक्षण आज भी आपके चेहरे, आपकी जुबान से हो रहा था। अहंकार से बड़ा कोई प्रतिपक्ष नहीं होता है, यही अहंकार आपको ले डूबे। आप किसकी गोद में हैं, तोते की पूरी किसके है, पूरा बिहार जान रहा है। लेकिन जो चीज लोक जीवन में है, उस पर अगर चर्चा हो रही है, आप उसको दबाव डालना चाहते हैं। दूसरी तरफ विधानसभा में हुए इस पर्सनल अटैक को दूसरे दल भी गलत मान रहे हैं। उनका कहना है कि सत्ता और विपक्ष में नीतिगत मामलों में तकरार होनी चाहिए, न कि पर्सनल अटैक। पर्सनल अटैक मैं कभी भी मैं इसका पक्षधर नहीं रहा हूं और हमेशा मैंने इस बात को कहा है कि आप नीतिगत आप आरोप लगाएं, पर जब आप व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं और जिस आक्रोश में वहां पर संवाद हुए, दोनों तरफ से ही हुए, मैं किसी एक तरफ को मैं दोषी नहीं मानूंगा, दोनों तरफ से ही जिस तरीके से संवाद हुए, आप नीतियों का विरोध कीजिए, आप अपनी बातों को शब्दों की मर्यादा में रखते हुए भी आप अपनी बातों को रख सकते हैं, बट जिस तरीके से दोनों तरफ से, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों की तरफ से जिस तरीके से
मर्यादा को लांघते हुए अपनी बातों को कहा गया। आक्रोश इतना ज़्यादा था, मुझे लगता है ये उचित नहीं है। इसको बेहतर माहौल में भी इस चर्चा को रखा जा सकता था। वहीं बीजेपी तेजस्वी के व्यवहार को अमर्यादित बता रही है। बीजेपी ने तो आरोप लगाया है कि सत्ता नहीं मिलने की वजह से तेजस्वी आपा खो रहे हैं। का व्यवहार अमर्यादित था जाकर के, तो स्वाभाविक तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को नाराजगी हुई जाकर के, और इसके लिए जिम्मेवार विपक्ष जाकर के है। विपक्ष मर्यादाओं को लांघ करके जिस तरह आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम कर रहा था, इसके लिए विपक्ष जिम्मेवार है। विपक्ष सहयोग करना चाहिए था। जब नेता खड़े होकर बातों को कह रहे हैं जाकर के और कोई आरोप लगा रहे हैं, बिना प्रमाण का आरोप लगाना जाकर के, और बेबुनियाद बातें जो कही जा रही थी, और जिस तरह से मतलब माननीय मुख्यमंत्री टिप्पणी कर रहे थे, तो काफ़ी आपत्तिजनक थी जाकर के, तो उसी पर कोई नाराजगी थी जाकर के। तो कुल मिलाकर विपक्ष ने अमर्यादित तरीके से विधानसभा में जिस तरह पेश आने का काम किया है, ये काफ़ी दुखद लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं जाकर के, अपनी बातों को रखते जाकर के। नीतीश और तेजस्वी में हुई जुबानी जंग से बीजेपी खुश है, क्योंकि दोनों में जितनी ज्यादा दूरियां होंगी उससे बीजेपी को ही सबसे ज्यादा फायदा होगा और नीतीश को कंट्रोल करने में आसानी होगी। की बात कर रहे थे, पूरे बिहार में किस प्रकार बदलाव का संदेश आया उसकी बात कर रहे थे, लेकिन चुभ गई माननीय मुख्यमंत्री जी को, और ऐसा कुछ ज्यादा चुभ रही है, क्योंकि जो उनका चेहरा आज मैंने देखा, जो तेवर देखा बात करने का, वो आता है जब आप कई तरह से जकड़े हुए हैं। देश ने आपको जकड़ के रख दिया है। 40 सीट पर सिमटने के बावजूद आप किसी के अनुकंपा पर मुख्यमंत्री बने। अनुकंपा पर नौकरियों की बात हम सुनते थे, अनुकंपा पर आप इतनी फिसलती और गिरती जा रही है। आपने जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया आज बिहार विधानसभा में, इस भाषा के लिए विधानसभा का इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। बिहार में सियासी घमासान की ये पहली तस्वीर है और जुबानी जंग का पहला अध्याय, क्योंकि जिस तरह से नीतीश की सरकार तलवार की धार पर है, ऐसे में छोटी सी चूक नीतीश के लिए भारी पड़ सकती है। लेकिन जिस तरह से निजी हमले हो रहे हैं, उससे ये साफ हो जाता है कि सियासी आरोपों के बीच निजी हमले होते रहेंगे, क्योंकि चाचा और भतीजे दोनों एक दूसरे के राज जानते हैं और यही राज समय समय पर बाहर जरूर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। जी हां, जब बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल फूका तो उस दौरान आरजेडी की तरफ से दावे किए जा रहे थे कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो कम से कम 10 लाख नौकरी देंगे। उसके बाद उस नहले पे दहला यहां पर एनडीए की तरफ से ये रहा कि देखिए हम तो 19 लाख देंगे। लेकिन जब सदन में पहुंचे, यानी कि एनडीए की सरकार बनी और उसके बाद जब तेजस्वी यादव विपक्ष का प्रतिनिधित्व करने के लिए सदन में पहुंचे, साथ ही नीतीश कुमार जब वहां पर पहुंचे, तो मुद्दा यहां पर आपसी हो गया, यानी कि आपसी जंग शुरू हो गई। भाई भतीजावाद की दुहाई दिए जाने लगी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सदन में बात किसकी होनी चाहिए थी, जनता की या आपसी मतभेदों की? मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि चितरंजन गगन है जो कि प्रवक्ता है आरजेडी के, वो हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष बलिदानी है नेता जेडीयू, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही संजय सिंह है जो कि नेता बीजेपी है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अजय शर्मा जी है वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष बलिदानी जी, क्या हो गया है नीतीश कुमार जी को? ठीक है, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, चुनाव में कम आरोप लगे थे क्या? अचानक से आपा कैसे खो बैठे सदन में? देखिए, नीतीश जी को कुछ नहीं हुआ है। हुआ तो है महागठबंधन के लोगों को और तेजस्वी यादव को। वे अभी भी काल्पनिक दुनिया से उबर नहीं पाए हैं, और जिस प्रकार से आप लोगों ने सब्ज बाग दिखाया एग्जिट पोल के माध्यम से, वो अभी भी अपने आप को जो काल्पनिक दुनिया के मुख्यमंत्री मान रहे हैं, और वो ये नहीं सोच रहे हैं कि काल्पनिक दुनिया और वास्तविक दुनिया में काफी अंतर होता है। तेजस्वी यादव अभी बउआ है और अभी उसके खेलने कूदने के दिन है। और यहाँ पर जो राजद के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद बोल रहे थे अनुकंपा, ये अनुकंपा का डिफिनेशन नहीं जानते हैं। अनुकंपा होता क्या है? अभी हमारे साथ चितरंजन गगन जी बैठे हैं। ये लोग ग्रास रूटर्स हैं, एक जमीनी कार्यकर्ता से लेकर आज संगठन में ये लोग अपना योगदान दे रहे हैं। तेजस्वी यादव ने संगठन के लिए क्या किया? तेजस्वी यादव ने राजद के लिए क्या किया? तो अनुकंपा वाले तो ये हैं। राजद में पिता के जगह पुत्र को राजा बना दिया गया, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, यह कहां का न्याय है? तो राजा का बेटा जब राजा बनता है तो इसे ही अनुकंपा कहते हैं। नीतीश जी कौन से अनुकंपा से आए हैं, या अदर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जितने भी लोग जीत के आए हैं वो कौन से अनुकंपा पे आए हैं? अनुकंपा में ये तेजस्वी यादव आया है,
जो एक नंबर का बहरूपिया है। और आज जो राजद या देखिए, सदन के महागठबंधन ने अंदर भी जितने और भी सदन सीटें- के बाहर भी शब्दों की देखिए, मर्यादा को ताड़ ताड़ सबसे करना ही बड़ी करना बात- है। मेरा सवाल ये बिल्कुल, था आशीष जी सही- कि आखिर आप- नीतीश कुमार जी को क्या हो गया है? उनका व्यक्तित्व तो नीतीश ऐसा जी को रहता है कुछ नहीं कि हुआ है। संयम में रहते हैं, आज बहुत ही नीतीश जी- विवेकशील रहते हैं, वो शब्दों का जो आप यह चयन है बताइए- उनका बहुत सोच आप समझ यह कर करते हैं। और बताइए- सबसे बड़ी बात, आशीष प्रियंका बलिदानी जी, जी, आप यह सबसे बड़ी बताइए- बात, जी। एक मिनट सुनिए पहले, सबसे बड़ी बात, वो बिहार के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री के संवैधानिक पद पर हैं, उनकी भाषा में तो होनी चाहिए थी ना मर्यादा। उनकी भाषा में कौन सा अमर्यादित और असंसदीय भाषा को उन्होंने उपयोग किया, आप बता सकते हैं क्या? आपको नहीं लगता आदरणीय है क्या? नेता नीतीश जी ने बिल्कुल नहीं, असंसदीय और अमर्यादित ढंग से जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने बात किया है, ये पूरे बिहार का नाक कटाने का काम किया है। और जिस प्रकार से इनके पिताजी के राज में जिस प्रकार से बिहार को गलत तरीके से देखा जाता था, लूट हत्या बलात्कार का बिहार कहा जाता था, आज इनके पुत्र ने एक बिहार के सर्वोच्च सदन में, विधानसभा सदन में इस प्रकार से बहस करके, इस प्रकार से व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करके फिर से बता दिया है कि बिहार के लोग जो है वो कैसे हैं। तो पूरे देश में, पूरे प्रदेश में और पूरे विश्व मानचित्र में आज फिर से ये जो 2% का लड़का है, मैं ये कहना चाहूंगा, ये तेजस्वी 2% का देखिए, लड़का वही है, भाषा कुछ बोल रहे नहीं हैं आप है। भी, वही अपने बिल्कुल, मुखिया वाली भाषा ही बोल रहे हैं। बिल्कुल, ये ठीक है। तेजस्वी यादव 2% का है और ये लड़का आज फिर से बिहार को बदनाम करने का काम किया ठीक है। है। आने वाले कल में बिहार ही इसे धूल चटाने का काम करेगा और फिर से लालू जैसा दूसरा लालू पैदा ना हो, बिहारी ने संकल्प कर लिया है। और राजद के जितने लोग हैं, जितने लोग जीत के गए हैं, सबको निस्तेनाबूद आने वाले कल में बिहार की जनता करेगी। ठीक है, क्योंकि चितरंजन बिहारी जी। अस्मिता जो है, उनसे खिलवाड़ करना कितना महंगा पड़ता है, आने वाले कल में इन लोगों को मिलेगा। ठीक है चितरंजन जी, सदन में तो जनता की बात होनी चाहिए थी ना, सदन में तो जनता की बात होनी चाहिए थी, उनकी जरूरतों की बात होनी चाहिए थी, उनकी आवश्यकताओं की बात होनी चाहिए थी। विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी का आपने खूब डंका बजाया, लेकिन जब सदन पहुंचे तो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। उस दौरान जनता को भूल गए क्या तेजस्वी यादव? नहीं प्रियंका जी, जनता को नहीं भूले, जनता का ही सवाल उठाया गया। पर आरोप तो नीतीश कुमार पे लग रहे थे। नहीं, सुन लीजिए प्रियंका जी। हाँ, जब चुनाव के समय महिलाओं के सवाल पर मुख्यमंत्री जी का जो आया था सार्वजनिक मंच से, उन्होंने जो बोला कि 9 बच्चे पैदा कर दिए लड़की की चाह में, स्पष्ट रूप से उसी को स्पष्ट कर रहे थे तेजस्वी जी चुनाव के समय में। तो काफी जो भी गाली इन्होंने दिया, कहां से, अब बेरोजगारी के सवाल पर आप जो कहे कि मुद्दा तो वही मुद्दे तो था। बेरोजगारी के सवाल पर नीतीश जी बोलते थे कहां से पैसा लाएगा, बाप के यहां से लाएगा, जेल में से लाएगा, चोरी करके लाएगा। अब यही तो तेजस्वी जी कह रहे थे कि भाई जो है सो इस ढंग से आपने जो बातों का प्रयोग किया, वही तेजस्वी जी कह रहे थे। तेजस्वी जी कोई गलत बात तो नहीं कर रहे थे। अब इनके ऊपर हत्या का आरोप लगा था, तेजस्वी जी उसको याद दिला रहे थे। इनको जुर्माना देना पड़ा। अब इनको बौखलाहट हो गई इस बात को लेकर कि यह जो है सो विज्ञापन के मामले से और प्रोपगंडा के मामले से एक जो अपना चेहरा लोगों के सामने रखते हैं, जो कल भी बोल रहे थे कि लोग मेरे बारे में जानते हैं। लोग आपकी असलियत को नहीं जानते हैं। असलियत तो लोग अब जान गया कि किस ढंग से आप तो बोले थे, वही विधानसभा में बोले थे नीतीश जी कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा से हाथ नहीं मिलाऊंगा। विधानसभा में बोले थे, कोई बाहर नहीं बोले थे। और उसके बाद में उसके गोद में चले गए। इसलिए लोग समझ रहा है, भले उनको भरम हो कि हाँ साहब लोग हमको बहुत समझ रहा है कि हाँ नीतीश कुमार बहुत पाक साफ है और बहुत स्वच्छ सभी के हैं और जो बोलते हैं सो करते हैं, जनता सब समझ रही है। अब देख लीजिए, सवाल यह है कि सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है। अभी लोग कह रहे हैं कि हाँ साहब सत्ता नहीं मिला। अरे सत्ता तो आप गलत ढंग से आपको प्राप्त हुआ, लेकिन फिर भी आपको यह समझना चाहिए कि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और महागठबंधन 110 सीट पर है। हेरा फेरी के बाद ही 110 सीट पर काबिज हुआ। महागठबंधन से एनडीए के मात्र 12,000 वोट ज्यादा आए हैं, मात्र 12,000 बताइए चितरंजन जी,
ये जितनी खामियां आपने गिनवाई हैं अभी नीतीश कुमार के अंदर कि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उन पर हत्या के आरोप लगे, उन पर ये आरोप लगा, वो आरोप लगा, सारी चीजें 2015 में नहीं दिखाई दी थी क्या आपको ये परिस्थितियां? नहीं 2015 में 2015 में वो आपको बिल्कुल दूध के नहाए नजर आ रहे थे। नहीं हमको तो लोग कहता है अभी नहीं सुन रहे थे जदयू प्रवक्ता की बात। हाँ। लेकिन मिस्टर क्लीन तो वो थे, मिस्टर क्लीन वो थे नीतीश जी। हम लोगों तो आप लोग भी, मीडिया भी समझती है कि साहब अब अभी भी देखिए इतना वोट आने के बाद में अभी भी कह रहे कि अनुकंपा पर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन चुनाव लड़ा और आपसे मात्र 12,000 वोट कम आया और परसेंटेज में मात्र 0.1% नेता माने हैं। ऐसा व्यक्ति जो नॉमिनी फेल है, ऐसे लोगों को आप जैसे लोग नेता मान रहे हैं, यह बिहार की आशीष जी एक मिनट, आशीष जी आऊंगी आपके पास, से जरा रुकिए, पहले चित्ररंजन जी को बात पूरी कर लेने दीजिए। जी चित्ररंजन जी, आशीष जी रुक जाइए। अब देखिए आपने पूरे चुनाव करते हैं ऐसे लोगों प्रियंका जी आशीष जी को तो चुप रहिए। प्रियंका जी पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान आपने देखा होगा कि तेजस्वी जी ने मुद्दों पर बात की, मुद्दों को उठाया, लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक क्या क्या न उनके बारे में कहा गया। चोर कहा गया, उनके परिवार को गाली दिया गया, माँ बहन को गाली दिया गया, क्या क्या नहीं कहा गया। ठीक है। उसके बाद जनता अपना फैसला सुना दी। हाँ। जनता का फैसला आ गया। हाँ। ठीक है। सरकार आपकी बन गई है। लेकिन इस बात को नहीं भूलिए कि आपको मात्र 12,000 वोट ज्यादा आया है हमसे। इस बात को मत भूलिए कि मात्र 0.1% आपको वोट ज्यादा आया है। इसलिए इस भ्रम में नहीं रहिए, इस भ्रम में नहीं रहिए। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक लड़ाई यहाँ पर तेजस्वी और नीतीश कुमार के बीच में हुई, सदन में तमाशा हर किसी ने देखा, तो जाहिर है कि बीजेपी को थोड़ी कलेजे को राहत तो मिली होगी ना। बिहार की भोली भाली जनता अल्पसंख्यक भाइयों को गुमराह करके वोट दिलाने को आप वोट कहते हैं। मैं आपको बता दूं बीजेपी आपके पास आशीष जी जरा 2 मिनट। बीजेपी कभी भी कोखतंत्र की राजनीति पे भरोसा नहीं की है और मैं इस बात को मानता हूं और राजनीतिक परिवेश जितने राजनीतिक रूप सोच रखने वाले इंसान हैं वो इस बात को समझते हैं कि प्रजातंत्र के अंदर जो कोखतंत्र के माध्यम से आते हैं नेता, युवा नेता, वो अपनी जुबान से अक्सर फिसलते और उन्हें मर्यादाओं का ध्यान अक्सर नहीं रहता है, चाहे वो राहुल गांधी जी हो चाहे वो तेजस्वी यादव जी हो। अब रही बात की नीतीश कुमार जी, एक मिनट बीच में ना बोले, नीतीश कुमार जी एक मुख्यमंत्री के साथ एक आम इंसान की तरह जिंदगी भी जीते हैं। 15 साल की राजनीति उन्होंने की एक मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए और उनके ऊपर एक दाग नहीं लगा। लालू प्रसाद यादव जी भी 15 साल शासन किए और आज वो जेल के पीछे हैं। लोग कहते हैं, अभी ये कह रहे थे प्रवक्ता चित्ररंजन जी कि लोग चोर कहते हैं। अरे मैं चोर नहीं कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चारा घोटाला के दोषी आप हैं और घोटाला के दोषी को चोर ही कहा जाता है। यह हमारा राष्ट्र का दुर्भाग्य है कि एक बिहार की सबसे बड़ी पार्टी का मुखिया जेल के अंदर से पार्टी को चलाता है, फोन करता है और लोगों को धमकाता है कि मेरे पक्ष में वोट दीजिए। आप कौन से चरित्र प्रमाण की बात करते हैं? क्या नीतीश कुमार जी के चरित्र के सामने राजद का चरित्र और चेहरा दिखाने लायक है? नहीं। एक लड़का 32 साल का जिसके 36 कंपनी हो, एक भी स्टाफ ना हो और उसके ऊपर ये चल रहा हो कि कितना पैसा है, आय से ज्यादा संपत्ति का मामला चल रहा हो। अरे समझना पड़ेगा इसको। 36 कंपनी का मालिक बिना एक स्टाफ के करोड़ों का डील कर रहा है, किसको प्रमाण चाहिए? भारत की जनता बहुत पढ़ी लिखी है। हाँ, ये बात ठीक है, हमारे देश के अंदर ये स्थिति अभी भी है कि हम जातीयता को नहीं भूले हैं, हम धर्म को नहीं भूले हैं। मुसलमान भाई वही वोट देंगे जहां भाजपा का विरोध होगा और अगर इसका लाभ तेजस्वी यादव को मिलता है तो हम इसे तेजस्वी यादव को बहुत बड़े नेता के रूप में नहीं पेश कर सकते। कहीं न कहीं मर्यादाओं का ध्यान रखना तेजस्वी यादव जी का एक चलन होना चाहिए। राजनीतिक भाषा है, हमें याद नहीं कि लालू जी और नीतीश जी कभी मित्र रहे थे, फिर राजनीतिक एंटी रहे एक दूसरे के और कभी उन्होंने आपस में इस तरह की तलक टिप्पणी की हो। एक गार्जियन के अंदर भी आक्रोश आना अपना एक जायज है क्योंकि वो भी इंसान है
और उन्होंने अपने आक्रोश को व्यक्त किया। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, आप नीतीश यहाँ सरकार संजय के जी 15 साल में अगर कोई दाग दामन पे लगा हो तो उसको देख लें। और लालू जी के सरकार में उनके ऊपर क्या दाग लगा है ये रांची का जेल बता। ठीक है संजय जी, एक बात बताइए, अभी जो सवाल मैंने यहाँ पे चितरंजन जी से कहा था कि 2015 में आपको बिल्कुल दूध के नहाए नजर आ रहे थे वो, तो यही सवाल तो यहाँ पर भी उठता है कि एक दौर वो भी था जब डीएनए की बाकायदा कहा जा रहा था कि डीएनए जांच होना चाहिए, डीएनए का पता करना चाहिए। एक बात आप स्पष्ट रूप से देख सकती हैं, समझ सकती है और परख सकती है, पुराना इतिहास देख लीजिए। हाँ। जब राजद को नीतीश कुमार बहुत प्यारे लग रहे थे, राज दुलारे लग रहे थे, उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी के ऊपर कोई भी डायरेक्ट आरोप नहीं लगाया था। चुनाव के प्रचार के दरमियान भी नहीं लगाया था और चुनाव के बाद भी नहीं लगाया था। और जो हम आरोप हमारी पार्टी लगाती थी या अपने चुनाव प्रचार में मुद्दा बनाती थी, वो लालू यादव जी के ऊपर हम अपना निशाना रखते थे। क्यों? उसका साफ कारण था कि हमें बोलने की जरूरत नहीं थी। लालू यादव जी को स्वयं लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तीनों ने चोर साबित करके जेल के अंदर बंद किया हुआ है। इसको बोलने की आवश्यकता नहीं। और हम लोगों ने कभी नीतीश कुमार जी के चरित्र के ऊपर कभी कोई डायरेक्ट अटैक नहीं किया। जब राजद को वो बहुत प्रिय थे उस वक्त की बात बता रहा हूं। ठीक है अजय शर्मा जी, सदन में कल क्या कुछ हुआ वो सबके सामने था। एक मिनट अजय शर्मा जी, क्या कुछ हुआ सब किसी ने देखा, किस तरह से नीतीश कुमार ने अपना आपा खो दिया वो भी सबके सामने था। और ये ऐसा नहीं कि पहली बार हो, चुनाव में जब रैलियां कर रहे थे नीतीश कुमार तो उस दौरान भी कई बार ये चीजें देखने को मिली थी। कई बार वो लोगों पे झल्ला पड़े थे कि आपका वोट देना है तो दीजिए वरना मत दीजिए। कई मुद्दे रहे। इस बार जो टेम्परेचर रहा उनका, जो व्यक्तित्व जिस तरह से वो जाने जाते हैं, उसमें बहुत बदलाव नजर आया है। क्या मानकर चला जाए कि एनडीए सरकार में थोड़ा दबाव है जिसका नतीजा है ये? देखिए प्रियंका, इस पूरे खेल कह रहा हूँ, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। हमने सभी की बातों को सुना और जो मैं समझता हूँ इसकी पटकथा जो है चुनाव की रैलियों के दौरान ही लिखी जा चुकी थी। और जैसे जंगल राज शब्द का वहाँ इस्तेमाल हुआ या फिर लालू प्रसाद यादव के ऊपर जो है अटैक करने की कोशिश की, घिरने की कोशिश की, एक डर का जो हमने जिस तरह से देखा वो सब कुछ हुआ। उसके बाद जब सदन के विजय कुमार सिन्हा को जब वो बधाई, मैं आपको ले जा रहा हूँ वहां पर, जब उन्होंने बधाई दी और कहा तो कोर्ट मुझे अभी तक याद है जिन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है और सच को दबाया जा रहा है और मैं अब आपके संरक्षण में हूं, आप मुझे भी आपका संरक्षण चाहिए और आपको निष्पक्ष रहना है और आपको साथ देना है। वहां उनके जो इरादे थे वहां पे वो समझ में आ रही थी, उसका एक पॉलिटिकल मीनिंग था उन सब चीजों का। आपको निष्पक्ष रहना है, आपको ये सब कुछ करना है। उसके बाद जिस तरीके से चीजें बदली हैं और ये जो चीजें हैं हम जो देख रहे हैं यहाँ पर एक बार फिर जो है नीतीश कुमार वर्सेस तेजस्वी यादव दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके जो पर्दे के पीछे कुछ और राजनीति है जो मुझे इसमें समझ में आ रही है। देखिए नीतीश कुमार, अभी जैसे अभी हम बात कर रहे थे, सुना हमने कि नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, सुशील मोदी, रामविलास पासवान, शरद यादव, ये सब जो है जयप्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर के आंदोलन से निकले हुए लोग हैं और सभी लोग नो डाउट बहुत पुराने साथी रहे हैं और जिसमें वीपी सिंह का नाम भी शामिल है जब मंडल कमंडल की हम बात कर रहे थे। लेकिन जब लालू प्रसाद यादव जो है मुख्यमंत्री बनते हैं और उसका चारा घोटाले में जाते हैं, चारा घोटाले में पीछे भेजने में मुख्य हाथ सुशील मोदी का ही है जी बिल्कुल। लेकिन जब वो पीछे जाते हैं तो वहां पर जो है राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनती हैं, ना कि नीतीश कुमार या शरद यादव या रामविलास की तरफ से कोई जाता है। जब तक वहां से जो एक समाजवाद की परिकल्पना थी, जिस तरह से जिस आंदोलन से निकले थे, वहां से एक फांस पड़ती है, वहीं से वो फांस पड़ी जिसको बार बार जो है वो जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि साहब जो है राजा का बेटा राजा तो नहीं बनेगा। तो वो वही चीज है कि जहां आप, तो वो फांस आज तक चली आ रही है। इसी बात को केसी त्यागी ने भी एक मीडिया चैनल पर उठाया कि भाई ये ऐसा नहीं होना चाहिए था और हमारे ये दिल में फांस थी कि राबड़ी देवी मुख्यमंत्री कैसे बन गई। एक तो ये चीज है यहाँ पर। दूसरी चीज जो समझने वाली बात है, जो हमने कहा रैलियों में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद अभी जो ऑडियो वायरल हुआ जिसके अंदर जो है लल्लन पासवान जो सामने निकल कर आए, इस पूरे खेल का जो हम कहें, जब कार्ड्स खेलते हैं ना उसके अंदर जोकर होता है। तो जोकर के रूप में मैं लल्लन पासवान को देख रहा हूं। यहां पर बीजेपी ने फिर एक स्मार्ट खेल खेला, बीजेपी ने ही सब कुछ करवाया। यहां पर देखिए
यहाँ पर बीजेपी की स्ट्रेटेजी को समझने की बहुत बेहद जरूरत है। नीतीश कुमार का कद छोटा हो रहा है, पार्टी में जो एनडीए में है वोट कम है, और बीजेपी जो है अपनी जो है हिंदुत्व की राजनीति या धर्म की राजनीति के लिए जानी जाती है। यहाँ पर जातीय समीकरण के आधार पर सब कुछ हुआ है और वो अपने क्लेवर फ्लेवर में आना चाहती है। 2 डिप्टी सीएम की वो बात कर रही है जिससे कि नीतीश कुमार के हाथ में इतने अधिकार ना हो। वही चीज यहाँ पर हमें समझनी पड़ेगी। और वहीं पर ये हुआ, वो तेजस्वी से उलझ गए हैं। तेजस्वी से उलझने का मतलब अगर फायदा लड़ रहे हैं दोनों, तो फायदा किसको होगा? बीजेपी को होगा। जाहिर सी बात है। देखिए आपा खो रहे हैं, आप तुम तड़ाक तू तड़ाक की भाषा हम देख रहे हैं, जिसको अभी जेडीयू के प्रवक्ता जो है आशीष बलिदानी सही साबित कर रहे हैं कि कल का लड़का है या तू तड़ाक की भाषा को, यानी कि ये भाषा हमने ये सुनी है। तो इसमें पूरा जो फायदा है वो बीजेपी को है, और बीजेपी जो है यहां पर साबित करने में कामयाब हो जाएगी कि नीतीश कुमार एक योग्य मुख्यमंत्री नहीं है। यही उसका फायदा है, यही लल्लन प्रसाद का खेल है। वो उसके ऑडियो जो है जांच का विषय है, फॉरेंसिक जांच उसकी होगी, तब पता चलेगा कि वाकई वो ऑडियो सही था या गलत था। लेकिन जो पिक्चर सामने आई है वो निकल के यही आई है। अभी मैं राबड़ी देवी का स्टेटमेंट सुन रहा था आज का, जो उन्होंने कहा कि क्या तुम्हारी मेहताई पढ़ी लिखी है जो तुम हमारी पढ़ाई लिखाई पे बात करते हो? क्या उन्होंने कहा कि कितने लोग सत्ता में बैठे हुए लोग जो है जेल में, जो लालू इनसे फोन पे बात करते हैं, खोल देंगे सबके सामने। रामधारी सिंह दिनकर की जमीन पे कब्जा आने को लेकर बात उठी, जो सुशील सिंह ने घेरा है सुशील मोदी को, आप उसको समझ लीजिए। उसके ऊपर किस तरह से सदन में से सारी चर्चाएं हुई हैं। तो ये जो चर्चा जो है ये नीतीश कुमार सुशील कुमार वर्सेस तेजस्वी यादव हो गई है, लेकिन जो पर्दे के सामने दिखाई नहीं दे रही है बीजेपी, जिसका जो सारा विवाद शुरू हुआ किससे? लल्लन पासवान से, जिन्होंने एफआईआर भी लिखवाई लालू प्रसाद यादव के ऊपर। जब एफआईआर लिखवाई तो उस एफआईआर से साथ बात पहुंची 1991 में, जबकि आप देखें 2005 तक तो आरजेडी की सरकार थी, लालू प्रसाद यादव थे सत्ता में, तो तब क्यों नीतीश कुमार उनको गलत दिखाई नहीं दिए, क्यों जांच नहीं करवाई? तो ये सारा खेल जो है सिर्फ एक बात को लेकर है प्रियंका, कि 10 विधायक इधर से उधर होने पे सरकार गिर जाएगी या बदल जाएगी। सारा खेल सिर्फ इसी बात को लेकर है कि सरकार गिरानी है या बदलनी है और सत्ता में आना है। जो बार बार कह रहे थे मत भूलिए, आपसे 1200 से 1500 से 15 वोट से 20 वोट से या इतने वोटों से आप हमसे आगे हैं, जीते हैं। तो सारी कसमसाहट सब सत्ता की है। यानी कि 6 महीने बहुत क्रिटिकल है और नीतीश कुमार पर कांटों भरा ताज है और वो छटपटाहट देखने के लिए मिल रही है हमें। बिल्कुल। तो संजय सिंह जी, ये पर्दे के पीछे से पूरा खेल क्यों? सामने से खेलिए फिर, या फिर मजबूरी है क्योंकि बीजेपी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है बिहार में? हम स्टूडियो में बैठते हैं हाँ। और अपने तरीकों से चीजों को देखते हैं। आप सबको मालूम था कि अभी स्पीकर के लिए चुनाव होना था और ललन पासवान के पास फोन गया। ललन पासवान ने इसको रिकॉर्डिंग किया और वायरल किया और साथ में ये भी कहा कि भाई हमारे ऊपर जो है सो कल को कोई घटना भी हो सकती है, हमें सुरक्षा दी जाए। एक प्रक्रिया है जिसके तहत लालू जी ने जेल के अंदर से उसे फोन किया और उसने एक सबूत रखा और सबूत रखने का साहस किया। ये बहुत बड़ी बात है, इस बात को जानते हुए कि कल को कुछ भी उल्टा सीधा इसमें से रिजल्ट निकल के आ सकता, अगर वो झूठ होगा तो मुझे लगता है कि कभी कभी कोई अगर एक हिम्मत दिखाए तो उसको एक खेल का हिस्सा बताकर, ये सब कोई खेल की बात नहीं है। हाँ। आप इस बात को समझिए, जो राजनीतिज्ञ जमीन से जुड़कर मेहनत कर काम करके क्षेत्र बनाता है, ऊंच नीच को झेलते हुए आगे बढ़ता है, वो मर्यादाओं और शब्दों के साथ हमेशा खड़ा रहता है। नहीं तो एक बात बताइए, हमेशा खड़ा रहता है। एक बात बताइए, अगर कहीं न कहीं ये साबित होता है कि नीतीश कुमार योग्य मुख्यमंत्री नहीं है, अब उनका वो जो टेम्परामेंट था उसमें अब बदलाव आ रहा है, वो संयम खो रहे हैं, नीतीश कुमार के मान लीजिए ये हो रहा है या उनका कद कम हो रहा है, तो बीजेपी नीतीश कुमार जी के योग्य मुख्यमंत्री अयोग्य मुख्यमंत्री का विषय तो यहाँ है ही नहीं। ये तो हम और आप क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ नीतीश कुमार जी का योग्यता की परीक्षा नहीं हो रही। यहाँ तो आज आपका विषय ये है कि तेजस्वी यादव जी ने आज सदन के अंदर कुछ अपनी बौखलाहट निकाली। उन्हें लग रहा है कि हम सत्ता से थोड़ा सा हिचक के पीछे रह गए, उन्होंने नीतीश जी के ऊपर डायरेक्ट अटैक किया। नीतीश जी एक उम्र तकाजा इंसान है और कहीं ना कहीं तेजस्वी के पिता के समान ही है। उन्होंने इस शिष्टाचार को भूलते हुए देखकर वो अपना आपा खोए। वो एक नैतिक दृष्टिकोण से अगर आप देखिए इस तमाशे के बाद बीजेपी का फायदा है या नहीं है? किसमें? इसी तमाशे के बाद इस तरह के किसी तमाशे से, इस तरह के किसी भी माहौल से किसी भी पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है वो कम से कम लाभान्वित होने का चिंतन नहीं कर सकती और बीजेपी को कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आएंगे अब दूसरे मेहमानों के पास भी, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए इंडिया वॉइस।
ऊपर वाले ने इंसान को बनाया, हम रिश्ते बनाएंगे एक दूसरे से। गोल्डी मसाले, जहाँ भी जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी मसाले, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। खाओ खिलाओ और फिक्र को भूल जाओ, फिटनेस हेल्थ ऑयल के संग अब रिश्ते बनाओ। गाय सिर्फ 2 अक्षर नहीं, हमारी संस्कृति का आधार है। भारतीय संस्कृति में गाय को मां का दर्जा देते हुए गोमाता कहा गया है। उत्तर प्रदेश का देश में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान है और गोवंश का इसमें सर्वाधिक योगदान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोवंश के संरक्षण एवं उसकी देखभाल को हमेशा से प्राथमिकता दी है। मुख्यमंत्री का पद संभालते ही प्रदेश में अवैध स्लॉटर हाउस को प्रतिबंधित किया एवं निराश्रित व बेसहारा गोवंश को आश्रय देकर पहली बार गोवंश के संरक्षण की दिशा में कदम बढ़ाए। गोवंश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने गोवध निवारण अध्यादेश लागू किया है। इस कानून की मदद से अब गोवंश की तस्करी, अवैध परिवहन से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप में जुड़े अपराधियों का बचना नामुमकिन होगा। गोवंश संरक्षण हेतु संकल्पित उत्तर प्रदेश सरकार। घर में आएंगी खुशियां जब दूध की नदियां बहे। अपने पशुओं को दीजिए सेहत से भरपूर मिल्कोमोर पशु आहार। जब पशुओं को मिलेगा मिल्कोमोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार। जी, बिहार विधानसभा सत्र के दौरान तेजस्वी की ओर से लगाए आरोप और सीएम नीतीश के प्रेमियों को पसंद नहीं आए हैं और इस बाबत बिहार में जगह जगह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का पुतला दहन किया गया और तेजस्वी के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। ये 3 अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये जरा गौर कीजिए इन तस्वीरों पर जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। ये पटना की तस्वीर, बेगूसराय की तस्वीर और गया की तस्वीरें हैं। तीनों तस्वीरों को अगर आप देखें तो ये बिहार की अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं, लेकिन आपको मंजर एक जैसा ही नजर आएगा। यानी कि इन तीनों तस्वीरों में जो पुतला दहन हो रहा है, जो तस्वीर जल रही है, वो तेजस्वी यादव की है और उसके जलने का कारण ये है, तेजस्वी यादव की तस्वीरों के जलने का कारण ये है, बेगूसराय में तेजस्वी यादव के पुतला दहन होने का कारण ये है कि सदन में उन्होंने नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए थे। साफ तौर पे कहा था कि नीतीश कुमार पर बहुत दबाव है, यहाँ तक कि हत्या, अपराध, भ्रष्टाचार, न जाने कितने ही अपराध उन्होंने सदन में नीतीश कुमार को लेकर गिनवा दिए थे और उसी का गुस्सा, उसी का आक्रोश इन तीनों तस्वीरों में आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पे जेडीयू कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर तेजस्वी यादव के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए और साथ ही उनका पुतला दहन करते हुए भी नजर आए। और इसी बाबत हमारे खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं चर्चा करने के लिए। चितरंजन जी, ये जो तस्वीरें अभी थोड़ी देर पहले हम दिखा रहे थे अपने दर्शकों को, इन तीनों जगहों की, गया की, बेगूसराय की और उसके साथ साथ पटना की, इन तीनों तस्वीरों से एक बात तो साफ होती है ना, भले ही ये जेडीयू के कार्यकर्ता रहे हों, लेकिन जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाए नीतीश कुमार पर, उसके चलते कहीं ना कहीं जनता के मन में या जनता के जहन में एक छवि तो बनेगी ना तेजस्वी यादव की, कि देखिए चुनाव के दौरान तो आप बड़े मर्यादित दिखाई दे रहे थे, जैसे ही सदन पहुंचते हैं उसके बाद आपका असली रंग सामने आ जाता है। प्रियंका जी, यही अगर पुतला नीतीश जी का अगर जनता जलाती तो होता कि यह राजद के चरित्र पर आ जाता। मैं दो तीन बातों के बाद आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। 2015 में राजद के साथ आए हैं नीतीश जी, लेकिन 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सार्वजनिक मंच से एक बार नहीं कई बार आरोप लगाया था कि 35 घोटाले के नाम के साथ नीतीश कुमार पर। मैं नहीं कर रहा हूं, कल तेजस्वी जी हाउस में बोले, तिलमिला गए नीतीश जी, लेकिन
आप सभी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने 35 घोटाले का नाम के साथ गिनाया था नीतीश जी पर। नीतीश जी पर उन्होंने डीएनए पर सवाल खड़ा किया था। हाँ। और नीतीश जी थाली छीन लिए थे नरेंद्र मोदी जी का। इन लोगों का चरित्र यह है। एक हाई कोर्ट में कहा गया राजद शासन के समय में जंगल राज चित्रंजन जी कर रहे आप हैं। जैसे लोग और मैं सुनिए प्रियंका जी, आऊंगी आपके पास आशीष बलिदानी दी, आपकी प्रतिक्रिया लेने के लिए आऊंगी। बस एक मिनट रुक जाइए, जरा बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर आती हूँ आपके पास। जी चित्रंजन प्रियंका जी, आशीष बलिदानी जी आऊंगी आपके पास आपकी प्रतिक्रिया लेने। 2 मिनट रुकिए बस। हाँ चित्रंजन जी। प्रियंका जी, सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लिया इनके खिलाफ में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड का। सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जंगल राज का भी कुछ नियम होता है। इस राज को क्या कहा जाए, नीतीश राज के बारे में सुन लिया जाए। पटना हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया सड़क के बारे में, विकास का दावा करते हैं। पटना हाई कोर्ट स्वतः संज्ञान लिया। अभी कोरोना पर स्वतः संज्ञान लिया है पटना हाई कोर्ट। तो इन पर तो 1-2 नहीं दर्जनों बार उच्च न्यायालय से लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय तक स्वतः संज्ञान ले चुकी है। सृजन घोटाला अभी जो कहते हैं चोर कहते हैं, नहीं चोर कहते हैं, मर्यादा इनको है। लालू यादव पर क्या आरोप है? लालू यादव पर यही ना आरोप है पशुपालन में कि उनके मुख्यमंत्री रहते हुए घोटाला हुआ। उनके ऊपर 1 पैसा खाने का आरोप नहीं है, 1 पैसा गबन करने का आरोप नहीं है, लेकिन 14,000 करोड़ रुपया का गबन हुआ सृजन घोटाला और कई घोटाले में। और नीतीश जी पाक साहब बने हुए हैं। क्या माने दोहरा मापदंड है इन लोगों का? दोहरा मापदंड है। एक चीज केवल है प्रोपगंडा है, प्रोपगंडा के अलावा कुछ नहीं है। अब सवाल यह है कि चूंकि नीतीश जी जो है अभी अवसाद ग्रसित हो गए हैं। जिस ढंग से उनका सीट कम गया, 70 से आ गए, आधे सीट पर आ गए, 40 पर आ गए। बिहार की जनता उनको नकार दी। और जिस तेजस्वी को कह रहे थे कि मैंने डिप्टी सीएम बनाया, मेरे चेहरे पर जीत के आए, वह तेजस्वी यादव जब इनके चेहरे पर चुनाव लड़ा था 22,000 वोट से जीता, और अपने चेहरे पर चुनाव लड़ा तो 40,000 वोट के मार्जिन से जीत के आया। ठीक है, स्वाभाविक है। ठीक है आशीष बलिदानी जी, परेशानी होगी। आशीष बलिदानी जी, यहाँ पे जो भी सवाल कर रहे हैं चित्रंजन जी कि क्या वो सरकार का दबाव है क्या, जिसके चलते वो अपना आपा खोते जा रहे हैं? जी, बीजेपी के दबाव में है क्या नीतीश कुमार जी, जिसके चलते अब आपा खोते जा रहे हैं? अवसाद में है। आशीष जी, अवसाद शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं चित्रंजन जी। देखिए ये लोग खुद अवसाद में हैं। इन लोगों को अपने पैरों तले जमीन जो खिसक गई है, तो इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री बने समय में चुनाव में नहीं 3 नंबर की पार्टी मुख्यमंत्री बन गए। अरे 3 नंबर के लोग आपके पार्टी में हैं। राजद के जो सीधे चला रहे हैं, राजद के राष्ट्रीय 3 नंबर पर नहीं, अरे 3 नंबर पर भेज दिया। अब तक कम से कम कुछ शर्म महसूस कीजिए। राजद के युवराज में 420 का केस है, 420 का केस है। राजद के युवराज को तो बिहार की जनता महाराज बना दिया बिहार का। आप चोरी उल्टे सीना जोरी किससे गगन जी करते हैं? खुद जनता जवाब देगी। अरे हम नहीं ना कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा 35 घोटाला नीतीश जी को नरेंद्र मोदी जी ने कहा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जंगल राज का भी नियम होता है। यह कौन राज है जहाँ पर कोई नियम नहीं है, कोई कायदा कानून नहीं है, सिर्फ आरोप लगाते रहिए। ठीक है संजय जी, जनता ने नीतीश यही तस्वीरें जो इस वक्त बीजेपी के फायदे के लिए है, जो इस वक्त दिखाई दे रहा है, यही तस्वीरें जिसमें बीजेपी का फायदा है। मैं चित्रंजन जी के कॉन्फिडेंस को देखकर सैल्यूट करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे, तो जिस सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश जी को क्या कहा नहीं किया वो तो खैर इनके पास रिकॉर्ड है, लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट एक बार भाई साहब बीच में नहीं, उसी सुप्रीम कोर्ट ने इनके सुप्रीमो को चोर साबित करके जेल के अंदर बंद किया हुआ है। जमानत भी नहीं दे रहा है, जमानत पर सुनवाई चल रही है। अभी ये कह रहे थे कि लालू जी का उसमें कोई हाथ नहीं है। 31 फरवरी को लालू जी का ही साइन किया हुआ है, और जो गाड़ी का नंबर दिया गया है स्कूटर का नंबर निकला, और वही मुख्य केस का बाहक बना। वो इनको कोर्ट का करना चाहिए।
काय को झूठ बोलते रहते हैं बैठ के, इतना बुजुर्ग आदमी होके चैनल पर बैठ के झूठ बोलते हैं। इन्होंने पढ़ाई नहीं है, इन्होंने पढ़ाई नहीं। अब आगे आ जाइए, क्या सुप्रीम कोर्ट ने चोर नहीं कहा? सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में जेल भेजा उनको? आप कानून पढ़िए, कौन से अपराध में जेल भेजा है, कौन से अपराध में जेल भेजा है? आप पढ़िए जाके। आज के तारीख में वो जेल के अंदर है, आप अंदर से आज के तारीख में जेल के अंदर है। किस धारा के अंदर है जेल के अंदर? 120 क्या होता है? 120 क्या होता है? अगर कानून की जानकारी नहीं है तो उसको पढ़ लीजिए। 120 होता है अगर कोई अपराध कर रहा है उसके साथ आप मिले हुए हो, आप भी उसी धारा के अंदर कहे जाओगे। देखिए, यहाँ हम लोग कोर्ट की बात कर लड़ने के लिए नहीं आए हैं। तीसरा, इन्होंने कहा कि मोदी जी ने 34 घोटाले का नाम लिया। मैं आपको बता दूं कि लालू जी और नीतीश जी के गठजोड़ पे 33 घोटाले लालू जी के राज का बताया गया था। इन्होंने ठीक बोला 34 घोटाला, उसमें से 33 घोटाले लालू जी के राज का बताया गया था। जब इनकी गठजोड़ बनी तो माननीय चितरंजन जी, अगर यहाँ पर कुछ बोलना है, डिबेट में तटस्थ बातें बोलनी है तो थोड़ी पढ़ लिख के रिकॉर्ड के साथ आया कीजिए। सिर्फ बात बनाने से कुछ नहीं होता। राजद की जहां तक बात है, जो तेजस्वी यादव जी की बात है, जब से वो चुनाव में आए उन्होंने नीतीश कुमार जी पर डायरेक्ट इस बात को लेकर अटैक किया कि नीतीश कुमार जी ने ये गलत कर दिया, नीतीश कुमार जी ने यहां खा लिया, सृजन घोटाले में खा लिया। वो अपने ऊपर के सारे घोटाले को भूल गए जो आज उनके ऊपर इकोनॉमिक ऑफेंसिव काम कर रही है। आज उनके ऊपर में आज से अधिक घोटाले का मामला चल रहा है और इतने कम उम्र में चल रहा है। 18 साल के बाद 1 साल के अंदर इतना पैसा कमाया। इन बातों के ऊपर चल रहा है। इसीलिए कुछ बातें अगर बोलते हैं, जहां तक मैं समझता हूं ये कहीं से भी प्रजातंत्र के अंदर शिष्टाचार में नहीं आता है कि आप एक जनता के सदन में बैठे तो सिर्फ जनता की बात करें, चाहे वो विपक्ष की भूमिका में क्यों ना हो। और यही काम करना चाहिए था तेजस्वी यादव जी को। ठीक है, यही काम करना चाहिए था नीतीश कुमार जी को, यही काम नीतीश कुमार जी को भी करना चाहिए था। अजय जी, एक बात बताइए, चाहे सदन की बात कर लीजिए या फिर चुनाव की बात कर लीजिए, ऐसा लगता है कि जैसे जो अहम मुद्दा है वो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप को लेकर है। जनता की ना तो बात हो रही है। बेरोजगारी का मुद्दा हमें देखने को मिला था, बाकायदा उस मुद्दे को उछाला भी गया था। जी प्रियंका जी, इनसे यह पूछिए, इनसे यह पूछिए कि 35 घोटाले का जो आरोप नरेंद्र मोदी लगाए थे नीतीश जी पर, क्या वह घोटाला में उनको शेयर मिल गया जो चुप हो गए? नहीं, उन्होंने बोला तो सही कि उसमें से ज्यादातर लालू प्रसाद यादव का जिक्र किया उन्होंने। चितरंजन जी लालू प्रसाद, मैं वही बता रहा हूँ कि लालू जी के 34 घोटाले उसमें से थे। कहिए तो नाम गिना दूं, कहिए तो नाम गिना दूं। आप लोग लालू प्रसाद यादव को रोल मॉडल मानते हैं। 120 बी, 147, 149, 188, लालू यादव नहीं है, लेकिन जो सब बेचैनी है जानते हैं आप लोग। ठीक है, एक मिनट रुकिए जरा। अजय शर्मा जी, यही होगा क्या? चुनाव जीतने के बाद एनडीए सत्ता में आती है, सदन में भ्रष्टाचार को लेकर जिक्र किया जाता है, आरोप प्रत्यारोप देखने को मिलते हैं और वही पुराना किस्सा फिर से दोहराया जाता है। आगे की बात क्यों नहीं कर रहे हैं यहाँ पे जो राजनेता प्रतिनिधित्व करने आए हैं जनता का? कहाँ लेके जा रहे हैं आप? एक मिनट रुक जाइए अब चितरंजन, आशीष जी, चितरंजन जी रुकिए जरा, रुक जाइए, अब रुक जाइए जरा। अजय जी देखिए, एक मिनट की बात इन्होंने किया। चितरंजन जी सुन लीजिए, अभी जो हम हालिया पिक्चर देख रहे हैं तो 2 चीजें हैं। पहली तो यह है कि 10 विधायक इधर से उधर हुए, सरकार गिर जाएगी और एनडीए की सरकार गिर सकती है, और टेप कांड से बहुत चीजें बदली है, ऐसा कुछ चिराग पासवान ने भी कहा। बिल्कुल। और दूसरा देखिए, अब ये जो राजनीति है ये जनता की राजनीति नहीं हो रही है, ये व्यक्तिगत लड़ाई में तब्दील हो चुकी है। और ये व्यक्तिगत लड़ाई जो है नीतीश कुमार वर्सेस तेजस्वी यादव, यानी कि नीतीश कुमार एंड कंपनी वर्सेस लालू फैमिली हो गई है। हमने राबड़ी देवी का भी स्टेटमेंट सुना, हमने जो है इसके अंदर तेजस्वी की जो बहन है जो मुलायम फैमिली में ब्याई गई है उनका भी स्टेटमेंट आ चुका है। तो ये पूरी पिक्चर वहां पे तब्दील हो चुकी है और इसलिए ये अब यहाँ पर जनता के मुद्दे बैकफुट पे चले गए हैं। तो जनता के मुद्दे जब बैकफुट पे चले गए हैं तो यानी कि इसमें दोनों पार्टियों को नुकसान होगा। तो तीसरी जो पार्टी है, बड़ा घटक है, वो कौन है? वो बीजेपी है, उसको फायदा मैं इसमें होते हुए देख रहा हूं। अब यहां पर जैसे अभी बात चल रही थी
कि आखिरकार नीतीश कुमार की बौखलाहट हमने जो है रैलियों के दौरान भी देखी और वो वहां भी हमने सदन में देखी। इस तरह की भाषा शैली के लिए वो नहीं जाने जाते हैं। आपको याद होगा कि उनको जो है उनको सुनने का भी मादा रखिए ना आशीष, देखिए ये सुनने का भी मादा रखिए, ये जो भाषा है, नीतीश कुमार को बेस्ट पार्लियामेंट्री का भी अवार्ड मिला है। उनको इतना सम्मानित एक अवार्ड मिला है। यदि एक बेस्ट पार्लियामेंट्री अवार्ड का व्यक्ति इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल करे तो आप समझ लीजिए उनके ऊपर पॉलिटिकली कितना प्रेशर है। यही समस्या हो रही है इस वक्त आशीष बलिदानी जी, यही समस्या हो रही है। नीतीश कुमार भी सदन में सुनने को तैयार नहीं, यहाँ पर आप भी सुनने को तैयार नहीं। मुझे लगता है पूरी 2 मिनट रुक जाइए, सब्र करके सुन लीजिए, फिर आऊंगी आपके पास। मुझे लगता है कि पूरी तरीके से इनको अभी ब्रेन वॉश कर दिया गया कि आपको बोलने नहीं देना है, डिबेट को होने नहीं देना है, जिससे सार्थक चर्चा रहे और एक नतीजे पहुंचा जा सके। रुक जाइए आशीष जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है ना, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है ना आशीष बलिदानी जी, रुक जाइए थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पर ये चीजें समझने की बेहद जरूरत है कि आखिरकार नीतीश कुमार को अपना एक फेवरेट साथी नहीं मिला। सुशील मोदी जो कि उनके एक डिप्टी सीएम के रूप में उनको हमेशा साथ में रहे हैं, उनको वहां से हटा दिया गया है। उनकी जगह दो डिप्टी सीएम का वहां पे वो रखा गया है। तो एक तो इस बात का फ्रस्ट्रेशन उनके ऊपर प्रेशर है, दूसरा उनके पीछे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनकी विरासत को संभाल सके, क्योंकि जेडीयू जिस तरीके से अपनी पॉलिटिकल जमीन को खोता चला जा रहा है, चाहे फिर हम वीआईपी की बात करें या जीतन राम मांझी की बात करें, ओवैसी भी वहां पहुंच गए उसकी हम बात करें, तो उनके अंदर एक छटपटाहट तो है कि अगर मैं इसको अगर ये नहीं संभला तो होगा क्या। इधर हमने देखा कि पहले दिन नीतीश कुमार पर अटैक किया गया, दूसरे दिन सुशील मोदी पर अटैक किया गया। जिस तरीके से सुनील सिंह ने उनको घेरा है और उसको जो हुआ है, तो यानी कि ये लड़ाई जो है सिर्फ लालू फैमिली वर्सेस वहां हो गई। और लड़ाई कहां से शुरू हुई? लल्लन पासवान से। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है, जिसको हो सकता है वो जांच कर पता चलेगा उसमें कितनी सच्चाई है, कि लालू प्रसाद यादव जैसा कुशल राजनीतिज्ञ क्या वो बीजेपी के एमएलए को फोन करके कहेगा कि अब्सेंट हो जाओ मत, तुम्हें कोरोना हो गया, बोल दीजिए। तो ये एक जांच का विषय है, लेकिन जांच से पहले जितना हो हल्ला हो रहा है, जो ग्राउंड बनना चाहिए, जो मैसेज जाना चाहिए, जो लोगों को सोचने के लिए छोड़ दीजिए, उसका फायदा कहीं ना कहीं दूसरे व्यक्ति को होता है। तो एक पुरानी कहावत है, 2 बंदर लड़ते हैं, बिल्ली उसमें फायदा उठा ले जाती है। तो यहाँ पर जो फायदे वाली जो चीज है वो जो है बीजेपी पार्टी है, सबसे ज्यादा सीटें उसके पास में है, और जो उसको फ्रंट में आना चाहिए तो फ्रंट में वो चाहती है कि भाई ये लोग नहीं कर पाएंगे, अब हम फ्रंट में आना पड़ेगा। ठीक है संजय सिंह जी, सवाल वही है, बिल्कुल एक तरह से देखा जाता है एक एंगल है यहाँ। मैं अपने पत्रकार महोदय का, अजय शर्मा जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ अपनी बात रखकर। दरअसल देखिए इसके पीछे राजनीति क्या है मैं बता रहा हूँ। तेजस्वी यादव जी वहां पर एक बिहार के अंदर मुस्लिम वोट बैंक बहुत जबरदस्त रूप में है, जो कि राजद का बहुत ही एक तटस्थ वोट बैंक हुआ करता था। एमआईएम ने उस वोट बैंक में जबरदस्त प्रहार किया है और नतीजा 5 सीट सीमांचल के अंदर जीत कर लाया है। अब बीजेपी लेड सरकार का मुखिया कौन है? नीतीश कुमार जी हैं। और नीतीश कुमार जी के ऊपर तो आपने बना दिया, लेकिन साथ साथ जिसको साथी चाह रहे थे उनको साइड में कर दिया। वर्तमान में मुखिया कौन है? नीतीश कुमार जी हैं। तेजस्वी यादव जी अपना आक्रामक रूप बीजेपी जेडीयू गठबंधन के मुखिया जो हैं नीतीश कुमार जी के ऊपर डायरेक्ट अटैक करके कहीं ना कहीं से वो अपने इस खोए हुए जमीन को वापस पाना चाहते हैं कि हम ही हैं जो इनके और इनके सरकार से लड़ सकते हैं, डायरेक्ट में इनके ऊपर आरोप लगा सकते हैं। जो आदत एमआईएम प्रमुख कर रहा है, जो राजनीतिक पॉलिसी एमआईएम प्रमुख की रही है, उसी पॉलिसी को अडॉप्ट करके ये कहीं ना कहीं से अपना जो खोया हुआ मुस्लिम का बेस है और एमआईएम का जिस तरह से मुस्लिम के ऊपर पकड़ बढ़ता जा रहा है उसको उन्होंने पाने की कोशिश की है। हमें लगता है कि अपना ये अपना लड़ाई हो रही है। एक दो सुनिए, मैं बता रहा हूं, एमआईएम प्रमुख का भी व्यक्तिगत टिप्पणी ही उनकी राजनीति का कारण है। मोदी के ऊपर लगातार व्यक्तिगत टिप्पणी करके ही वो अपनी राजनीतिक जमीन को तैयार करते हैं और बाकी पार्टियां प्रजातंत्र की बात करती है। तो क्या आप इस बात को नीतीश कुमार जो सदन में व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं तेजस्वी यादव पर, ये उसी एक तरह से उसी लाइन पर जा रहे हैं क्या? नीतीश कुमार जी ने, आप पूरे सदन में उनका वक्तव्य सुन लीजिए। नीतीश कुमार जी ने अपनी वो पूरी फैमिली की स्टोरी बताई है और एक साथ की बात बताई है। उन्होंने डायरेक्ट तेजस्वी यादव को कहीं भी मतलब एक डायरेक्ट शब्दों में कहीं नहीं कहा, अपना उन्होंने एक झल्लाहट गुस्सा अपने तरीके से ऊंची आवाज में निकालने के लिए ऊंची आवाज में निकाला है, ना कि एक ऊंची आवाज में निकाला है, ना कि उन्होंने कोई भी एक आरोप लगाया। एक बार फिर से सुनिए उसको। नहीं तो चुनाव रैलियों में उन्होंने कोई कसर थोड़ी ना छोड़ी है। चुनाव रैली में क्या उनके ऊपर किसी ने कोई कसर छोड़ी है?
जब कोई जनता में उनको लेकर कुछ से कुछ बोलेगा, आखिर नीतीश कुमार जी अच्छे इंसान है, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान है। नहीं, अगर सरकार वो भी कहीं ना कहीं से रिप्लाई देंगे। अगर सरकार को लेकर बिहार की राजनीति में राजनीति कर रहे हैं, बिहार की जमीन पर राजनीति कर रहे हैं। संजय जी, विपक्ष अगर सरकार की कार्यशैली को लेकर सवाल उठाता है, ये कहता है कि देखिए अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, अगर ये कहता है कि देखिए विकास नहीं हो रहा है, अगर विपक्ष ये कहता है कि कहीं ना कहीं देखिए सरकार की जो पॉलिसी है उसमें कोई ना कोई कमी है, बात समझ में आती है और वो काम भी है विपक्ष का। लेकिन अगर सत्ता पक्ष में जो मुखिया है नीतीश कुमार, वो कहते हैं कि देखिए यहाँ पे तो जो लड़कों के लिए बाकायदा बेटियां पैदा की गई, वहां देखिए लालू प्रसाद यादव का जो तीसरा बेटा है उसका भी कुछ नामो निशानी है, ये तुलना है, तुलना मानेंगे आप? देखिए जब प्रत्यक्ष वार किया गया तो प्रत्यक्ष जवाब दिया गया, और प्रत्यक्ष जवाब में क्या बोला गया ये विषय तत्काल अभी इस समय का सब्जेक्ट नहीं है। आप इस बात को समझिए, मैं स्वयं बिहार चुनाव में गया था। बिहार चुनाव में वहां की जो बहुत बड़ी मुश्किलें थी, बाढ़ से घर का घर नुकसान हो जाना, बिजली मात्र 2 घंटे रहना, गांव के अंदर कहीं सड़क नहीं होना, ये जो एकदम बुनियादी थी। इंडस्ट्री तो बाद का चीज है, जो नीड था, जो जरूरत थी, और मतलब जहां तक कोई महिला 4 बजे 5 बजे के बाद तो निकल नहीं जा सकती थी। हर घर में शौचालय होना, हर घर में गैस की व्यवस्था होना, हर जगह मकान बना होना, सुनिए पानी का बंटवारा गांव और पंचायत के अंदर पानी का डिस्ट्रीब्यूशन होना, जरूरत के मुद्दों पर आप बात मानिए। तेजस्वी सरकार के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, कुछ भी नहीं बचा था। हाँ, वो यही बोल सकते थे कि सृजन घोटाला में 18,000 करोड़, फलाना में 20,000 करोड़, नीतीश कुमार के ऊपर ये दाग वो दाग, लेकिन जो छोटे जो एकदम जरूरत का विकास है, उस जरूरत के विकास के ऊपर कहीं वो हाथ पकड़ने लायक नहीं थे। और यही कारण था कि आज नीतीश की सरकार वापसी सत्ता में है। ठीक है, लेकिन जेडीयू की सीटें कम है और बीजेपी की सीटें ज्यादा है। बिल्कुल, और यही समस्या है। मैं इसके भी आपने बहुत अच्छे ढंग से डिफेंड किया है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया सकता। यदि ये उपलब्धियां थी तो जेडीयू की सीटें सबसे ज्यादा होती और आरजेडी की सीटें कम होती। इसलिए देखिए ये दलीलें कमजोर है। अरे कमजोर नहीं, आप जोड़ दो, आप जोड़ दो, क्योंकि जनता अपना फैसला मतदान के रूप में सुनाती है और वोट का जीती हुई जो सीटें होती है वही बताती है कि आपको जनता ने कितना चुना और कितना पसंद किया। इसलिए मैं यहाँ पर ये कहूंगा जिस तरीके से तेजस्वी यादव अपनी राजनीति कर रहे हैं, शांत हैं, अपनी बात कह रहे हैं, 31 साल का जिसे युवा कहा जा रहा है, लेकिन वो अपनी बात से कहीं भी हट नहीं रहे और शालीनता बरकरार है। और ये राजनीति के अंदर होता है, आज वो युवा है, कल को वो भी आगे बढ़ेंगे, प्रौढ़ बनेंगे, लेकिन आप प्रोफेशनलिज्म के अंदर इस तरीके से नहीं कह सकते कल का लड़का या मेरे दोस्त का बेटा वो आपको इस वक्त नेता, खासतौर पे जब आप संवैधानिक पद पर विराजमान। ठीक है, आशीष बलिदानी जी, अभी जिस तरह से अजय जी कह रहे थे कि देखिए बीजेपी की सीटें ज्यादा है इस बार एनडीए में और जेडीयू की कम है, लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं जिसके साथ आप हैं वही आपकी जमीन खोद रहा है? देखिए ये सब कल्पना में रहते हैं। नीतीश जी के चेहरे पे और एनडीए गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ा है और ये सारा का सारा जो 125 सीट आया ये एनडीए गठबंधन का है, जिसके नेता हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं। तो पसंद तो सुशील कुमार मोदी थे ना, फिर उनको क्यों हटा दिया? पसंद तो नीतीश कुमार के सुशील कुमार मोदी थे और काफी लंबे टाइम से दोनों साथ में काम कर रहे थे, तो फिर हटाने की नौबत क्यों आ गई? जो जोड़ी हिट है उसी जोड़ी को आगे चलाते हैं। वही सपने में शायद जी रहे हैं जहां मैंने पहले भी कहा क्या राजा का बेटा ही राजा होगा? नहीं, जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान देने का काम किया है और आज यही ग्रास रूटर्स जो जमीन से उठ के आज यहाँ सदन में पहुंचे हैं, कटिहार से आदरणीय तारकिशोर प्रसाद जी जो अपने बाल्यकाल से ही छात्र राजनीति से ही जुड़कर आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं, और रेणु देवी जी जो अपने 5 वर्ष से लेकर 5 टर्म से लेकर विधायक हैं। आप क्या ये सवाल क्यों है कि चॉइस उनका जो चॉइस जनता का होगा वो होगा, बिल्कुल जो चॉइस पार्टी का होगा वो होगा, जनता का ही चॉइस है, पार्टी का ही चॉइस है। बहुत बड़ी बात कही है संजय जी ने, जो जनता की चॉइस होगी जो पार्टी की चॉइस होगी, इसी पे बात हो रही है। जनता की चॉइस, पार्टी की चॉइस कौन होने वाला है? तारकिशोर प्रसाद जी काफी सक्षम और कर्मठ
राजनेता है, निश्चित तौर पर आगे बढ़ेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ठीक है, ऐसा लगता है फिलहाल आपके पास कोई ठोस जवाब है नहीं इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि मेरा सवाल वही था कि जो जोड़ी हिट थी बिहार के अंदर काम कर रही थी और जिसको बकायदा सत्ता पक्ष भी मान रहा था कि इस जोड़ी को काम करने दीजिए, अचानक से उसको तोड़ दिया जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल मुद्दा यही है कि सदन के अंदर व्यक्तिगत टिप्पणी से हटकर जनता की बात कब शुरू होगी। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़ रही इंडिया वॉइस के साथ। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। खाओ खिलाओ और फिक्र को भूल जाओ, फिटनेस हेल्थ ऑयल के संग अब रिश्ते बनाओ। 4 मार्च 2020 वो ऐतिहासिक दिन जब बरसों के संघर्ष को मिला सम्मान। गैरसैंण, भराड़ीसैंण ये राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी, इसकी मैं आज घोषणा करता हूँ। राज्य आंदोलनकारियों का सपना, जनता की भावनाओं का प्रतीक है गैरसैंण, जिसे ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाकर उत्तराखंड सरकार ने अपना वादा पूरा किया। गैरसैंण में ये पहला स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया जा रहा है। अब गैरसैंण को विकसित करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। 20 वर्षों में पहली बार राज्य स्थापना दिवस का मुख्य आयोजन गैरसैंण में हुआ। ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है तो यहाँ के लिए तमाम तरह की एक तरह राजधानी का ही स्वरूप होता है।